गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? इससे पहले हमने बायो-सावर्त लॉ पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। बायो-सावर्त लॉ की कुछ एप्लीकेशंस, हमने दो डेरिवेशंस निकाली थी। एक तो सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप के लिए, और दूसरी हमने निकाली थी एक स्ट्रेट वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा आई तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है एट सम डिस्टेंस। ये हम निकाल चुके हैं। इसके बाद में इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा हम इजी करना चाह रहे हैं एम्पियर्स लॉ के थ्रू। तो एम्पियर्स ने एक लॉ दिया, ये उसी प्रकार का लॉ है जिस तरीके से हमने कौन सा लॉ पढ़ा है? गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ी इजी कर देता है, ये भी इजी कर देगा। तो एम्पियर्स लॉ देखते हैं, सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये लॉ होता क्या है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक लूप मैंने बनाया है और इसके अंदर करंट्स जो हैं वो इस तरीके से जा रही है। these currents passing through this loop, suppose this is I1, this is I2 flowing like this and this is I3, इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो ये जो लूप के अंदर से करंट फ्लो हो रही है, तो ये रूल ये कहता है, अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज लूप, ये क्लोज कर दिया ना हमने लूप से, तो फॉर ए क्लोज लूप द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट क्लोज्ड by the loop, total current enclosed by the loop। तो हम ये कह देंगे, वापस से स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट ये कह रहा है बेटा कि the linear integration or line integral of magnetic field over a closed loop is equals to the mu times of current enclosed by the closed loop। ये जो क्लोज लूप है इससे जितनी करंट आ रही है, सिग्मा आई जो है वो टोटल करंट्स जो इसमें से जा रही है, तो सिग्मा आई की वैल्यू इसके लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और B मैग्नेटिक फील्ड है, DL स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, क्लियर? ये डॉट प्रोडक्ट हो गया हमारा, ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है सम करना, ठीक है। सम करने के लिए हम ये काम में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो हमें लूप को इस तरीके से लेना है कि वो कंटिन्यूअस लूप हो, मतलब क्लोज्ड हो, बीच में से ब्रेक कर रहा है तो वैसे ही वो ओपन हो जाएगा, तो क्लोज लूप होना चाहिए और इसके लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के साथ ये फॉर्मूला है याद करने का, ठीक है, याद करना है, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे और फिर कल हमने बायो-सावर्त लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़े थे, आज भी हम इसके भी दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, दो क्या तीन पढ़ लेंगे और तीन एप्लीकेशंस के साथ ही इसको फिनिश कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम चाह रहे थे कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बायो-सावर्त लॉ पर बेस्ड ले लें, लेकिन बेटर ये है कि पहले इसको पढ़ लें, इसके साथ में कुछ रूल्स वगैरह डिस्कस हो जाएंगे जिससे आपको डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लास के जस्ट बाद हम वो क्लास भी ले लेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि B वेक्टर डॉट DL, एक रूल हम यहाँ पर वापस से रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई करंट इस तरीके से I फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में से, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है लाइक दिस, ठीक है। एक थंब से होल्ड करो, आई डू नॉट हैव पेन, इस तरीके से होल्ड करोगे ना, ये चौक है, सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो रही करंट, तो इसको अंगूठे को इस तरीके से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से होल्ड करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड, आपका राइट हैंड है उससे, और उससे जो ये कर्ल करेंगे ना फिंगर्स को, तो ये जो कर्ल की डायरेक्शन है इस तरीके से देखिए, ये डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से बनेगी इसके अंदर, ये लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है
इनकी प्रॉपर्टीज़ हम हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना है दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ याद रखनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यदि कोई टेंजेंट खींच देना तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ऐसा किस लिए कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी होगी किसी पॉइंट पर तो हम मैग्नेटिक फील्ड को, लाइंस को काम में ले सकते हैं। तो ये एक इजी सा मेथड हो गया, जिससे कोई वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो आप इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ इसको यदि देखें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से जो ये लूप बनाया ना हमने, इसको इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। ये जो लूप बनाया, ये लूप शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके अंदर बन जाएगी, दो वो कोसेंट्रिक होगी, जिनका सेंटर क्या होगा, एक प्लेन में एक ही होगा, ठीक है, एक प्लेन में एक ही होगा। इस तरीके से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन हमारी एग्जाम बुक का एक एग्जाम्पल है, उसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है, देखिए उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास देखिए एक वायर है इस तरीके का, एक ही वायर बना देता हूं जिससे मेरे पास सारी चीजें आ जाए। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप होता है वायर का, तो एक सिलेंडर बना देता हूँ इस तरीके से, ये सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए। और इसका मैं एक्सिस खींच लेता हूँ जो इसके सेंटर से होके जा रहा है। इसकी रेडियस हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ आप आर मानना चाहें आर मान लें, शायद बुक में स्मॉल ए मान रखा है तो आप स्मॉल ए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी सुविधाजनक हो वैसा आप ले सकते हैं। ये हमने लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, आई टोटल आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आई नोटेशन लगा देता हूँ, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है। चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ पर अब हमें 3 पॉइंट्स ले लेते हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिंपल सा तरीका है और एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने का तरीका, दोनों आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देता हूं, यहां से आर डिस्टेंस पर द पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज स्मॉल आर, और आर डिस्टेंस पर हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, we want to find out the magnetic field at point P। जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो अब हम इस किस रूल को अप्लाई करना चाह रहे हैं, एम्पियर्स रूल को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो एम्पियर्स रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए जैसे गाउसियन रूल को अप्लाई करते थे ना, गाउसियस लॉ को, तो उसी तरीके से वहाँ सबसे पहले बनाते थे हम गाउसियन सरफेस, यहाँ बना लेंगे हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे, ठीक है। वहाँ सरफेस बनाया था, सरफेस इंटीग्रेशन था, यहाँ पर हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे। और गाउसियन सरफेस किस तरीके से बनाते थे, याद कीजिए, गाउसियन सरफेस बनाते समय जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता था, तो गाउसियन सरफेस इस तरीके से लेते थे कि वो पॉइंट जो है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो उस सरफेस पर लाई करे और सिमेट्रिक हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से एक एम्पीरियल लूप बनाएंगे, सच लाइक दैट द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, द पॉइंट लाइज ऑन दैट, ठीक है, जिस लूप पर ये पॉइंट लाई करे। तो देखिए किस तरीके से लूप बनेगा। मैं यहां पर, ये हमारा P है, तो मैं इस तरीके का एक एम्पीरियल लूप बना लेता हूं। देखिए ये मेरा एम्पीरियल लूप बन गया कि नहीं। और एम्पीरियल लूप देखिए ये बराबर निकला हुआ है, तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा कैपिटल R है इसका, ठीक है।
अब एम्पीरियन लूप बना दिया तो एम्पियर्स लॉ भी लगाया जा सकता है। इसको मैं डैश डैश से शो कर दूं जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये पीछे से लाइक इसको अच्छे से शो कर देता हूँ डैश डैश, ओके। दिस इज फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो लाइक हमने ये बना लिया, तो अब व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब इसको अप्लाई करना सिंपल है। देखिए फर्स्ट काम हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद में हमने देखा कहाँ फाइंड आउट करना है, और उस पर उस पॉइंट को, उस लूप पर उस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाया, और इस तरीके से बनाया कि वो पॉइंट उस पर लाई करे। पॉइंट बनाने के बाद हमारा काम होगा कि हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर दें। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा, सिंपली क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ हो गया। अब एम्पियर्स लॉ को हमने लिख तो दिया, अब इसको अप्लाई कर ले। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँ तो मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी मैग्नीट्यूड डी एल मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा बेटा, थीटा जो होगा वो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाई छोटा सा एक डी एल भी तो लेना पड़ेगा, ये हमारा डी एल हो गया। अब डी एल और इसकी डायरेक्शंस क्या होगी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। तो इसके लिए आप घबराए नहीं, बहुत सिंपल सा है। वैसे तो आप सिंपली ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक सरफेस के अंदर है, इस तरीके से है, ठीक है ना। ये इस तरीके से रखा हुआ है और सिलेंडर जो है वो इस तरीके से ऊपर की ओर है। ये सिलेंडर है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में जा रहा है, ओके। जब मैं इस पर एक डायरेक्शन खींचना चाहूँ, किसकी, इस पर बी को लेना चाहूँ, तो मुझे पता है करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो करंट की डायरेक्शंस यहाँ है ऊपर की ओर, और मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करूँगा तो ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हम ले रहे हैं वो उस पॉइंट पर ले रहे हैं जहाँ फाइंड आउट करना है। तो वो कहाँ होगी बेटा, वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि जैसे ये हाथ मैंने इस तरीके से किया तो कर्ल करूंगा फिंगर्स को, तो इस पॉइंट के लिए वो फिंगर्स जो है अंदर की ओर जाएगी। उस पर एक टेंजेंट खींचूंगा तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके की होगी। ये अंदर की ओर है बेटा, ऊपर की ओर नहीं है, ये इनवर्ड है, ठीक है, वर्टिकली इनवर्ड। तो ये हमारे पास अंदर की ओर डायरेक्शन हो गई। और इसी तरीके से मैं यहाँ डीएल की डायरेक्शन लूँ तो डीएल यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। डीएल और आई की डायरेक्शन, सॉरी डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए डेफिनेटली थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 होते ही हमारा तो काम हो गया, डीएल ही बच गया, इंटीग्रेशन। अब बी को इस इंटीग्रेशन से हम बाहर ले सकते हैं। देखिए यहाँ क्लोज लगाना नहीं भूलें, ठीक है। बी को हम इससे बाहर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हो बेटा, इसलिए ले सकते हो कि हम कह रहे हैं कि भाई बी जो है वो कोई भी पॉइंट ले इस लूप पर कोई भी पॉइंट ले, बी की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्यों रहती है उसका रीजन भी है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो सिंपली हमारे पास आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आर जो है उस प्रत्येक पॉइंट के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, डायरेक्शंस अलग अलग है, ठीक है, डायरेक्शंस हर पॉइंट पर अलग अलग है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस लूप इज इक्वल। दैट्स व्हाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन एज ए कांस्टेंट। तो हम इसको क्या बाहर ले लेते हैं, तो ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, डीएल बचा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप। क्योंकि लाइन इंटीग्रल करना है ना, लाइन इंटीग्रल में क्या आएगा, ये क्लोज्ड लूप जो है उसकी टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी है वो आ जाएगी। तो वो तो हमारे पास सिंपल, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया।
अब हम इस तरीके से राइट हैंड साइड दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वल रखते हुए, लेकिन हम LHS हमने सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दें, एक लाइन की राइट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, म्यू नॉट सिग्मा आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, ठीक है ना। तो कितनी करंट है बेटा, टोटल करंट हमने आई अज्यूम की थी, तो टोटल करंट सारी की सारी इस लूप में से जा रही है, कोई बाहर से थोड़ी जा रही है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि दिस इज आई, तो अब दोनों को इक्वल कर दें तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट b इंटू 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और ये तो बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, याद कीजिए आप कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आया था हमारे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए r डिस्टेंस पर, कल ही हमने इसकी डेरिवेशन की थी, पिछले वीडियो में हमने इसको निकाला था। तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से आया था, मैंने θ1 θ2 लिए थे, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई s साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो इस तरीके से 4 पाई s था ना, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था b का, वो b का फॉर्मूला था हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई s इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था। और θ1 प्लस θ2 1 प्लस 1 हो गया था, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 पाई s का मतलब ये r डिस्टेंस था, या हमने ये डिस्टेंस s लिया था, यहाँ पर ये डिस्टेंस r लिया है, तो इस r की जगह s को पुट कर दें या s की जगह r को पुट कर दें, तो वही एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास डायरेक्टली। तो इसका मतलब जो हमने बायो-सावर्त लॉ से निकाला था वो का वो ही एम्पियर्स लॉ से भी आ रहा है। तो इजी है, लेकिन डेरिवेशन कितनी इजी हो जाती है इस सिमेट्रिक फॉर्म में लेने से। तो ये बहुत अच्छा रूल है जिसको हम फटाफट अप्लाई करके और ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोले साहब स्पेशल क्या है, तो सिंपली देखते हैं भाई इसमें स्पेशल क्या है। तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमने ये वाला पॉइंट लिया था, अब मैं इसको सरफेस पर ले लूं। एट सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस पर सिंपली स्मॉल आर जो है ये वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो बी भी लिखा जा सकता है बेटा सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हो गया। ये तो वैसे ही सिंपल है। इसके बाद में मैं बात करूं भाई अंदर कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट ले लिया, अब निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका हो जाएगा थर्ड केस। फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, थर्ड केस हम किस तरीके से निकालेंगे, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, वापस वही काम करना है। पहला काम एम्पीरियन लूप बनाना, ये एम्पीरियन लूप बना दिया। इसकी रेडियस स्मॉल आर ही ले लेते हैं, जो भी पॉइंट हम लेंगे वो स्मॉल आर ले लेंगे। थर्ड केस हो जाएगा, थर्ड केस पॉइंट लाइज इन द वायर, ठीक है। और या फिर इस केस को हम ले सकते हैं कैपिटल आर जो है दैट इज लेस देन स्मॉल आर, उल्टा लिख दिया मैंने, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये वाला केस हो गया, ठीक है। अब देखिए जब मैंने एम्पीरियल लूप बना दिया है तो बस अब मुझे ये लॉ अप्लाई करना है। ये लॉ तो हमने पहले ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, इसको अप्लाई करते हैं किस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है ये भाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डी एल कॉस थीटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। जहाँ मैं नहीं लगाऊं समझ लेना वो मैग्नीट्यूड ही है, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो समझ लेना, क्योंकि फटाफट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए बेटा। समझ में नहीं आता तो जरूर आप मुझे लिख सकते हैं कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बी डी एल कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा वही केस हो गया, देखिए अंदर की ओर दोनों सेम, तो भाई 0 कर लीजिए, थीटा करेंगे 0 और cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b को बाहर ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, रीजन पता है, रीजन पता होना चाहिए, बार बार याद कर लेंगे हम। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि द पॉइंट लाइज ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है
वो सेम रहेगा, दैट्स वाई इट बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट, दैट्स वाई इट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। बी डॉट डी एल हो गया, बी इंटू वापस से क्या लिख दूं, 2 पाई स्मॉल आर। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वापस से हो गई। थर्ड दे देते हैं इसको। अब हम कह देते हैं थर्ड की जगह फोर्थ दे देनी चाहिए, क्योंकि थर्ड एक इस इक्वेशन को भी देना पड़ेगा। मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे दें, ये दीजिए, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है बेटा, म्यू नॉट सिग्मा आई। Sigma is the total current flowing through it, and what is this? This is I. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापस से हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करिए भाई, मैं कह रहा हूं करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, और करंट्स जो है वो पूरे इधर से जा रही है। लेकिन मैं कहूं कि यदि अंदर से कहूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से भी तो मूव कर सकते हैं जो इस लूप के अंदर कंसीडर नहीं हो रहे। तो सम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग आउटसाइड ऑफ दिस लूप, ओके, बट इनसाइड द कंडक्टर, बाहर नहीं जा रहे, इससे बाहर नहीं जा रहे। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग और फ्लोइंग आउटसाइड ऑफ दिस लूप, सो some amount of current is flowing outside of this loop, and that cannot be taken into consideration for this equation, ठीक है, for this case। इस केस के लिए इसको कंसिडर तो नहीं करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा। इसको अवॉइड कैसे करें और इसको फाइंड कैसे करें कि इस लूप में से कितनी करंट जा रही है, द सम ऑफ करंट कितना है। तो वो सिंपल सा तरीका है भाई, इसकी यदि डेंसिटी, करंट डेंसिटी इक्वल है तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं साइड में कर दूं इसको, देखिए इधर कर देता हूं। चलिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया की बात करूं, इस टोटल सरफेस एरिया से अब कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैं कह रहा हूं क्योंकि सरफेस एरिया ही होगा, बीच में से भी तो आ रही है, यूं थोड़ी साइड से आ रही है। मैं कह रहा हूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इससे करंट कितनी आ रही है, आई। यदि सिंगल होता एरिया तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यदि पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता तो दैट विल बी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से तो पाई कैंसिल, आपके पास बचा क्या बेटा, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास सिग्मा आई हो गया भाई। तो आई कैन राइट, इसको मैं साइड में लिखते हुए यहां लिख देता हूं, दैट इज आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस द करंट। अब तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, सिक्स्थ इक्वेशन। तो अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ को इक्वल करेंगे, इक्वल करते ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए, दोनों को इक्वल कर दूं ना, तो ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से तो एक आर कैंसिल हो गया, 2 पाई नीचे आ गया। b कितना आया बेटा, देखिए, दैट इज कुछ भूल गए हम, क्या भूल गए, म्यू नॉट भूल गए। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। 2 पाई की बजाय आप 4 पाई लिखना चाहें तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 4 कर देता हूँ, जिससे इस कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल रहे 2 आई, और क्या आ जाएगा बेटा, 2 आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर को मैंने थोड़ा अलग लिखा है क्योंकि वो वेरिएबल है, बाकी ये वाला आर कांस्टेंट है, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हो गए, है ना। लेकिन ये आर जो है वो कैसा है, वो चेंजेबल है। तो अब इसका हम एक छोटा सा ग्राफ बना लें कि किस तरीके से वेरी कर रहा है। आई थिंक यहाँ आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ बना लेते हैं एक छोटा सा ग्राफ। देखिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ ये जो आर है, आर इज इक्वल्स टू आर हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जैसे देखिए आर जो है वो स्मॉल आर इसके लिए है ना, तो जैसे जैसे आर कम होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 की ओर बढ़ता जाएगा।
तो मैं कह रहा हूँ 0 से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक इंक्रीज होता है लीनियरली? यहाँ तक जहाँ पर R इज इक्वल्स टू R। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे बाहर की ओर, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? देखिए कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये रहा। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो मैं तो कह देता हूँ B इज प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड द कंडक्टर, और आउटर क्या हो जाएगा? B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये देखिए साहब, ये आपके पास कंडीशंस आ गई। ये ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेटा हमारी एक डेरिवेशन हो गई। एक एप्लीकेशंस जो हमने पढ़ा है वो क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ ली एम्पियर्स लॉ। तो ये रहा हमारा, जिसको हमें याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसको रट लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, दैट्स इट। ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी डेरिवेशन पे चलते हैं। ओके बेटा, अब हमारी दूसरी जो डेरिवेशन है वो देखिए, वो डेरिवेशन है हमारी कौन सी सॉल्व करें? सॉलिनॉइड और टॉरॉइड कर लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी सॉलिनॉइड, ठीक है। सॉलिनॉइड ले लेते हैं। सॉलिनॉइड होता क्या है पहले तो ये समझिए। सॉलिनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? इंसुलेटेड वायर है ना। जैसे सपोज करो ये हमारे एक पेन ले लीजिए, एक पेन को इस तरीके से वाउंड कर दीजिए इंसुलेटेड वायर से, और क्लोजली वाउंड करिए, ठीक है। तो ये जो डिवाइस बन जाएगी ना स्प्रिंग टाइप, ठीक है ना। स्प्रिंग के अंदर तो वो इंसुलेटेड नहीं होते, इंसुलेटेड होने, टच नहीं होने चाहिए। तो वो जो डिवाइस बनेगी ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। ओके, सॉलिनॉइड किस तरीके की डिवाइस होगी? एक मान लीजिए प्लास्टिक ले लीजिए या कुछ ऐसा डिवाइस ले लीजिए, और इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दीजिए। आप थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रहा हूँ कि हमें समझ में आ जाए, नहीं तो ये बिल्कुल क्लोजली वाउंड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ये हमारी डिवाइस हो गई। ये देखिए ये डिवाइस हो गई, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक वायर लपेट दिया, क्लोजली वाउंड किया, तो हमारे पास ये क्या आ गई? ये डिवाइस है सॉलिनॉइड। अब इस सॉलिनॉइड की वजह से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बोले साहब निकालना कहाँ है? ये थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है, बोले निकालना कहाँ है? तो सॉलिनॉइड जो होता है ना बेटा, सॉलिनॉइड जो है मान लीजिए करंट की डायरेक्शन जो है अपनी इस साइड है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। यदि ऐसे फ्लो करेगा तो ये इस तरीके से आया ना, तो ये इधर जोड़ना पड़ेगा बेटा, इसको इधर से बाहर आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये टच है, तो थोड़ा सा ये लाइक ये पीछे से आ रहा है वायर, तो इसको मुझे अंदर की ओर डालना पड़ेगा, लाइक दिस। ये डायग्राम बन गया हमारा। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। अब ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये जो डायग्राम बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो करंट इस तरीके से आ रहा है, तो यूं जब घूमेंगे, इसको सॉलिनॉइड जैसे ये है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, दिस विल शो दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए ये दोनों तरफ से रूल लगाया जा सकता है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो रूल है ना, ये दोनों तरफ से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि ये हमारा एक सॉलिनॉइड टॉरॉइड वायर जो भी है, वायर है, सपोज करो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। जो भी आपको दिया गया है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करंट कैसे है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड, like this. This is the direction of magnetic field in the solenoid. Okay? ये magnetic field की डायरेक्शन।
अब इसको निकालें कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अब इसकी एक्सिस पर होता है ये फील्ड, अब इस पर फाइंड आउट कैसे करें? तो फाइंड आउट करने के लिए फिर वही हमारा कौन सा लॉ? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने से पहले हमें इस पर एक एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा। तो लूप बनाने के लिए हम क्या करें, एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा वापस बना लेते हैं जिससे हमें सुविधा हो जाए। तो मैं इस तरीके से एक सॉलिनॉइड बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये बना दिया मैंने सॉलिनॉइड। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एक्सिस के अलोंग। दिस इज ए बी सी डी, मुझे पता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो मुझे पता ही है, और लूप की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। अब मैं इसको अप्लाई करूँ तो मैंने एक लूप बनाया है कुछ एप्रोप्रिएट ए बी सी डी। मुझे देखिए इस तरीके से लूप बनाना था कि मुझे जिस पॉइंट पर चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड वो इस लूप पर लाई करना चाहिए, वो ए बी मतलब एक्सिस के अलोंग निकालना चाह रहा हूँ, तो ए बी पर कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, और उस पॉइंट पर क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वो लूप भी उस पॉइंट के ऊपर ही है, तो हमें इजीली इसे फाइंड आउट करना है। अब हमारा काम है एम्पियर्स लॉ लगाना। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ क्या कहता है, याद कर लीजिए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है, हो गया ना। अब यहां पर एक चीज समझने की है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं, तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब यहां पर देखिए एक लूप नहीं है, जो सर्कुलर लूप नहीं है, इसलिए मुझे इस लूप को 4 ओपन लूप से मिलकर बना हुआ मानना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूं बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल, यहां लिख देता हूं नीचे बी डॉट डी एल, सॉरी क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ए से बी, ये तो हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है, ये हमारा सी डी है, ये हमारा डी ए है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, क्लियर। अब यहां पर एक चीज समझने की है, थीटा कितने हैं, या कॉस थीटा, बी डी एल 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 कॉस थीटा आ जाएगा सबके लिए। लेकिन यहां पर थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। बी डी एल जो है उसकी डायरेक्शन तो ये है और बी की डायरेक्शन सेम, थीटा कितना 0, काम हो गया। यहां पर बी से सी जाएंगे तो थीटा कितना, बी इधर ये इधर 90, कॉस 90 0, ये खत्म हो गया। इसके बाद में मैं कहूं कि यहां पर कितना, ये सी डी में बी 0 है भाई, बी 0 क्यों है, क्योंकि आउटसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसे हमें याद रखना चाहिए। इसको अभी डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन के बाद कि सॉलिनॉइड में बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि वायर जब इधर से गुजरेंगे तो यहाँ तो आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, इसके लिए कितना होगा बेटा, इसके लिए थीटा जो है वो 360 मान लीजिए। देखिए ये नीचे की ओर है डायरेक्शन, ये इधर की ओर है, दोनों के बीच में एंगल या तो 90 होगा, तो ये 0 कर लेते हैं हम, तो थीटा इज इक्वल्स टू 270, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये फिनिश हो गई, ये फिनिश हो गई, ये फिनिश हो गया, तीनों खत्म हो गए क्योंकि ये बी 0 है। तो हमारे पास केवल यही बचेगा, दैट इज बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा भी खत्म हो गया, हमारे पास ए बी बचा है। अब यहां पर इस पे कोई भी पॉइंट हो, सब पर मैग्नीट्यूड जो है बी का वो इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से हम क्या मान लेते हैं, इसको बाहर लिया जा सकता है इंटीग्रेशन से बाहर लेते ही अंदर बचा dl, एंड दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। अब हमें अज्यूम तो करना पड़ेगा कि टोटल लेंथ कितनी, तो मैं ये मान लेता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है, l है। कुछ और भी हमें चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इज कैपिटल L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड इज कैपिटल N।
So we can define another variable, the number of turns, n is the number of turns, ठीक है, और L is the length of the solenoid. Small n define करें, that is n by L. And what is that? What is this? This is the number of turns per unit length of the solenoid. This is the number of turns per unit length of the solenoid. So I want to find out the length of the total solenoid is L. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. फर्स्ट इसको दे देते हैं. ओके, तो हमारे पास सिंपली हमने जो सॉल्व किया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, वो तो ये आ गया. राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें बेटा, बहुत इजी हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो म्यू नॉट ये सिग्मा आई यहां पर एनक्लोज कितना हो रहा है, ये टोटल लेंथ एल है हमारे पास. अब इसके अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं, यहां टर्न्स होंगे बेटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे वो हमें देखना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल कैपिटल एन है, या फिर मैं इसे कह सकता हूं एन इंटू एल है. ठीक है, पर यूनिट लेंथ में टर्न कितने, स्मॉल एन, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू एल, और वी कैन राइट ऑल्सो एन इंटू एल. तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई. इन दोनों को इक्वल मैं कर दूं तो मैं लिख देता हूं बी इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू एल. और एक चीज तो हम भूल ही गए बेटा, क्या भूल गए, आई, क्योंकि एक ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, उस एक टर्न में करंट आई है, तो एन इंटू एल में करंट कितनी होगी, वही तो सिग्मा आई होगी. तो ये हमारे पास आई आ गया, एल से एल कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आई है हमारे पास बेटा म्यू नॉट एन आई. दिस इज द एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड. ठीक है, वेयर एन इज टू रिमेंबर इंपॉर्टेंटली, एन को याद रखना है बेटा. एन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल. एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड एंड कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड. क्लियर? तो ये हमारे पास क्लियर हो गया. एक क्वेश्चन हमारे माइंड में था जिसको हम क्लियर कर लें कि बोले साहब ये B0 क्यों आया, वाई द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज 0, सरफेस के आसपास भी लगभग क्यों नहीं होता. तो उस क्वेश्चन को हम समझते हैं यहां से बेटा. मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए, मैं थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए वायर जो है इस तरीके से यहां से ऊपर आ रहा है और इसके नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर आ रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है कि नहीं. तो जहां से अंदर एंटर करता है, तो अंदर एंटर करने का तरीका होता है कि हम उसको डॉट से शो करते हैं, सॉरी क्रॉस से शो करते हैं. ये क्रॉस से शो किया मैंने, ठीक है, यहां से करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस से शो किया. मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे ही शो करते हैं, और यहां मैं शो कर देता हूं बेटा डॉट से. कर दिया. डॉट का मतलब करंट जो है वो बाहर की ओर आ रहा है और इसके अंदर जा रहा है. तो ये करंट को शो करने का डायरेक्शंस हो गया. लेकिन मैं यदि यहां पर कहूं, यहां पर देखिए मैं इन दोनों को कंसीडर कर देता हूं, ठीक है, इन तीनों को कंसीडर कर लेते हैं. मैं यदि इसके लिए कहूं तो करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी. ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उनकी डायरेक्शंस होगी कुछ ऐसे, या फिर इसी पर ही बना देता हूं. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी वो होगी बेटा, सर्कल जो है वो देखिए, ये बाहर की ओर करंट आ रहा है तो ऐसे होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये फील्ड लाइंस बन जाएगी. इस पर जो फील्ड लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो भी ऐसे ही बनेगी. इस पर जो फील्ड लाइन बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी, इस तरीके से. यदि मैं इन दोनों को देखूं, ये दोनों किस तरीके से बने हुए, देखिए मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इन दोनों डायग्राम्स को, इन तीनों डायग्राम्स को. ये 3 लिए, 1 2 3, ये 3, ठीक है, जिससे आप क्लियर हो जाएगा. डायरेक्शन इस तरीके से है, डायरेक्शंस इस तरीके से है, डायरेक्शंस इस तरीके से. मैं कहूँगा फील्ड लाइंस जब यहाँ देखोगे तो ये दोनों देखिए एक अपोजिट साइड में जा रहे हैं. ये तो इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है.
दोनों फील्ड लाइंस जो हैं वो अपोजिट साइड में जा रही हैं, तो इस एरिया के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो ओवरकम हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, ओवरकम कर देते हैं, और इसी वजह से यहाँ भी फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं बाहर वाली कंडीशन में ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा, तो इसकी चारों तरफ जो फील्ड बनेगा वो बाहर की ओर नहीं बन पाएगा, वो कहाँ रहेगा, केवल अलोंग द एक्सिस रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। और इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर फील्ड नहीं होता तो बाहर की ओर फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा हो गया सॉलिनॉइड का कंसेप्ट, सिंपल सा सॉलिनॉइड, सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा डेरिवेशन, एंड इज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये लर्न करना है हमें, म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन के साथ में ये भी लर्न करना है कि स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। तो ये हमारा हो गया सॉलिनॉइड। इसके बाद में हम करेंगे टॉरॉइड। तो बेटा अब हम पढ़ लेते हैं टॉरॉइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है वो समझ लीजिए। टॉरॉइड कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, सिंपली ये जैसी सॉलिनॉइड है वैसी ही डिवाइस होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिनॉइड जो होता है ना, इस तरीके का सॉलिनॉइड है हमारा, इसके दोनों एंड्स को क्या करते हैं, इस तरीके से जॉइंट कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है, और इसको ऐसे निकाल दें, तो यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से एग्जिट कर गया, तो ये जो एक सर्कुलर पाथ बन जाता है, इसको हम कह देते हैं सिंपली टॉरॉइड। या फिर एक कोई सर्कुलर वायर ले लीजिए या सर्कुलर रिंग ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसके ऊपर वायर को वाउंड कर दीजिए, क्लोजली वाउंड कर दीजिए इंसुलेटेड वायर्स को, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टॉरॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखिए टॉरॉइड को मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से टॉरॉइड बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 2 वायर निकाल देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर लपेट दिए जाते हैं वायर्स, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे वायर लपेट दिए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से वायर लपेट दिए हमने, ये हमारे करंट जा रहा है और ये करंट बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वायर लपेट दिए हमने। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि वायर इस तरीके से वाउंड करने के बाद हमें पता है कि सॉलिनॉइड के एक्सिस के अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी इस अंदर के एरिया में और बाहर के एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो हमें ही इस एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट होगा, उस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब तो और भी इजी हो गया हमारा काम। कैसे हुआ, देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ लगाना होता है, एम्पियर्स लॉ लगा दिया, लेकिन एम्पियर्स लॉ लगाने से पहले हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, और एम्पीरियन लूप इस तरीके का होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दैट लाइज ऑन दैट लूप। अब लूप पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सिस के अलोंग यदि मुझे इस पॉइंट पर भी निकालना हो तो मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा, ये लूप बन गया, ये देखिए लूप बन गया, और ये इस लूप पर ही आ रहा है, पॉइंट लूप पर आ रहा है। तो अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, हमें केवल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हम सीधा BDL cos थीटा लगा देंगे, ठीक है, BDL cos थीटा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, दैट इज म्यू नॉट सिग्मा आई। लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो मैं कह देता हूं BDL cos थीटा, थीटा कितना है बेटा, थीटा हमारे पास है कितना होगा, देखिए एक्सिस के अलोंग लूं तो डायरेक्शंस ये देखिए, ठीक है, करंट की डायरेक्शंस देखूं तो वो भी DL की डायरेक्शंस तो इधर आ जाएगी, और करंट की डायरेक्शन देखूंगा तो वो मान लीजिए ऐसे करंट जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो ऐसे करंट जा रही है, तो इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर दें तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 होते ही B को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, सॉरी DL, B को बाहर लिया जा सकता है, क्यों लिया जा सकता है कि कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए दिस विल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा B इंटू, यहाँ पर देखिए सपोज द रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल R, तो मैं लिख देता हूँ B इंटू
L है ना, दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर कर देता हूं, चलिए स्मॉल आर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए मुझे निकालना इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। राइट हैंड साइड सॉल्व करूं मैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो मेरे पास म्यू नॉट सिग्मा आई है बेटा। म्यू नॉट सिग्मा आई को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट सिग्मा आई इज द टोटल करंट। और टोटल करंट कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल करंट मान लीजिए हम पहले नंबर ऑफ टर्न्स तो निकालें। टोटल नंबर ऑफ टर्न सपोज करो n है और एक में आई करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, n इंटू आई। सिंपल। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई। आई कैन राइट b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, और b को मैं लिख सकता हूं बेटा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल n इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज n अपॉन 2 पाई आर। बात तो वही है, ये थोड़ा सा यहां पर n को ध्यान रखना, वहां पर n अपॉन कैपिटल L था, यहां पर n अपॉन 2 पाई आर है, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो हम कहें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब वो लेंथ ही है। तो अलग अलग कहने का तरीका है, बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पर b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बट n यहाँ पर दोनों पर अलग अलग है। जो हमने सोलिनॉइड पढ़ा था उसके लिए भी म्यू नॉट एन आई, जो हमने टोरॉइड पढ़ा उसके लिए भी म्यू नॉट एन आई, लेकिन सोलिनॉइड के लिए n जो था वो कैपिटल N अपॉन कैपिटल L था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो n अपॉन 2 पाई आर है, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, वो 2 पाई आर के बराबर है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टोरॉइड के बराबर है। तो ये हमारे पास दोनों डेरिवेशन हो गई। तो ये हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, इसके एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बचता है। तो इसको हम 2 या 3 लेक्चर में इस लेसन को हम फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड हाँ, लाइक ज़रूर करें जब भी आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पर हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं फिज़िक्स का। और ये कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैंने कहा ना मैराथन स्टार्ट हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आपकी ये सारे वीडियोस फिर आप जब भी देखें इसको रेगुलरली वॉच करते रहें, आपका टाइम पे कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा आप इनको सीरियसली वॉच करते रहें। कोई प्रॉब्लम आए ज़रूर लिखिए, वॉच करते रहिए, घर पर रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। आज के लिए इतना ही, बाय।